नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। आज हम क्लास 12th की मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 8 परिवहन एवं संचार, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैं ओम प्रकाश कुमावत, भूगोल व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनई माझी पाली से। चलिए अपन क्लास आज की शुरू करते हैं। स्टार्ट होती है क्लास अपनी। आज हम पढ़ने जाएंगे इसमें परिवहन और संचार के बारे में। परिवहन किस प्रकार से होता है, संचार किस प्रकार से, कितने प्रकार से परिवहन है, परिवहन की विधियां कौन कौन सी हैं, इन सब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए परिवहन के साधन कौन कौन से हैं। मुख्य रूप से परिवहन के साधन स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन इत्यादि प्रकार के परिवहन है। तो हम सबसे पहले परिवहन में देखेंगे कि हम इस अध्याय के अंदर क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मेन मुख्य पॉइंट आपको बता रहा हूं मैं। कि सबसे पहले अपन देखेंगे परिवहन के साधन में। सबसे पहले स्थल परिवहन। स्थल परिवहन के अंदर सड़कें, रेलवे और पाइपलाइन, ये अपन परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। पाइपलाइन के माध्यम से, ध्यान देना, ये एक नया परिवहन का है। पाइपलाइन के माध्यम से हम वस्तुओं का परिवहन करते हैं। कौन सी वस्तु उसमें से? केवल तरल व गैस, इन वस्तुओं का परिवहन किया जाता है। आगे देखेंगे अपन जल परिवहन के रूप में। जल परिवहन अपन देखेंगे समुद्री मार्ग, इसमें से महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग देखेंगे अपन। फिर देखेंगे नहर परिवहन के रूप में, मुख्य रूप से सुएज नहर और परिवहन पनामा नहर देखेंगे अपन। इसके अलावा कुछ अंतर्देशीय जल मार्ग जैसे डैन्यूब जल मार्ग, वोल्गो जल मार्ग और मिसिसिपी जल मार्ग के बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर इसके पश्चात परिवहन का तीसरा साधन वायु परिवहन। वायु परिवहन के अंतर्गत अपन अंतर महाद्वीपीय हवाई मार्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर इस पाठ का दूसरा मुख्य भाग है संचार। संचार किस प्रकार से होता है? एक तो उपग्रह संचार, दूसरा मुख्य रूप से इंटरनेट। आज हम क्लास ले रहे हैं वो भी इंटरनेट के माध्यम से ही अपन क्लास ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपन अध्याय परिवहन। सबसे पहले देखिए परिवहन क्या है, किसे कहेंगे? विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग करके व्यक्ति और वस्तुओं को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाने की सेवा या सुविधा को परिवहन कहा जाता है। ध्यान देना, ये वाहनों का उपयोग करते हुए। अब ये वाहन कैसे हो सकते हैं? आप ध्यान दें, प्राचीन काल के अंदर वाहन पशुओं के रूप में उपयोग करते थे। आजकल मोटर वाहन उपयोग करते हैं। इन माध्यम से व्यक्ति और वस्तुओं को, ध्यान देना, केवल परिवहन का अर्थ यह नहीं केवल व्यक्ति को, वस्तुओं को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, यह भी परिवहन कहलाता है। परिवहन मुख्य रूप से भूमि परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन, ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है। इसमें मैंने अभी आपको बताया तरल और गैसीय पदार्थों का ही परिवहन किया जाता है। साथ में देखिए स्थल परिवहन में हम क्या क्या देखेंगे। एक देखेंगे अपन सड़क परिवहन के रूप में, अपन सड़क परिवहन देखेंगे, रेल मार्ग देखेंगे अपन, और जल परिवहन में देखेंगे अंतरस्थलीय जल मार्ग जिसमें नदियां और नहरों के द्वारा, दूसरा समुद्री जल मार्ग देखेंगे, वायु परिवहन देखेंगे और पाइपलाइन परिवहन के माध्यम देखेंगे अपन। अब सबसे पहले अपन जल परिवहन, कुछ परिभाषाएं सबसे पहले हैं जो 4 प्रकार बताई हैं। जल परिवहन, यह अंतरराष्ट्रीय आवाजाही को समुद्री मालवाहक जहाजों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जल परिवहन मुख्य रूप से मोटे मोटे तौर पर देखें तो महासागरों के अंदर सामान को लाने और ले जाने के लिए यह अंतरराष्ट्रीय परिवहन के रूप में होता है। दूसरा है स्थल परिवहन, सड़क परिवहन और रेलवे सबसे बड़ा ये परिवहन के साधन है। इसमें सड़क स्थल परिवहन, सड़क परिवहन के माध्यम से हम कम दूरी पर घर सेवाओं को और वस्तुओं को पहुंचाने के लिए सड़क परिवहन का उपयोग किया जाता है।
जबकि रेलवे कब की जाती है? लंबी दूरी और भारी मात्रा में भारी सामग्री के लिए रेलवे का उपयोग करते हैं। जब दूरी लंबी हो और वस्तुएं अधिक मात्रा में हो, इसके लिए हम रेलवे का उपयोग करते हैं। वायु परिवहन का कब उपयोग करते हैं? ध्यान देना, उच्च मूल्य की अधिक कीमत वाली वस्तु हो, हल्की हो और जल्दी खराब हो जाती है। कई बार हम देखते हैं, अपन रेलवे के अंदर लेके जाएं, अगर जल्दी खराब होने वाली वस्तु रेलवे के अंदर लेके जाएं तो समय ज्यादा लगता है और वस्तु भी खराब हो जाए। जैसे खाद्य पदार्थ, हम खाद्य पदार्थ की बात करें तो ये जल्दी खराब हो सकने वाली वस्तुएं। ऐसे में इन खाद्य पदार्थों का जो परिवहन किया जाता है वो वायु परिवहन के माध्यम से किया जाता है, ये वायु मार्ग के द्वारा। फिर है पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन के द्वारा पानी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जैसे देखिए प्राकृतिक गैसों का परिवहन किया जाता है। पानी देखिए, हमारे घरों के अंदर जो नल आता है, पानी आता है, घर घर पहुंचता है, वो ही एक परिवहन का ही माध्यम है, जिसके माध्यम से हमारे घर नल से पानी आता है। पेट्रोलियम भी परिवहन का माध्यम है, परिवहन के द्वारा ही, पाइपलाइन परिवहन के द्वारा आता है। और आजकल घर घर के अंदर जो गैस होते हैं वो गैस पाइप के माध्यम से ही पहुंचाने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार से हमने परिवहन की जो चारों विधियां हैं, जल परिवहन, स्थल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन परिवहन, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त की। चलिए अब सबसे पहले शुरू करते हैं अपन स्थल परिवहन। स्थल परिवहन में वस्तुओं और सेवाओं की भूमि पर लाने ले जाने के लिए कार्य किया जाता है। जब पहिए का आविष्कार हुआ था, गाड़ियों का उपयोग प्रारंभ हुआ। जिस समय पहिए के आविष्कार ने परिवहन को बहुत ही सरल और सुलभ बना दिया। परिवहन में क्रांति मुख्य रूप से 18वीं शताब्दी में क्रांति आई थी, जब भाप का आविष्कार हुआ था। भाप के इंजन के आविष्कार ने परिवहन में एकदम बिल्कुल से क्रांति उत्पन्न कर दी, आमूलचूल परिवर्तन हुआ। सबसे पहले सार्वजनिक रेलवे लाइन 1825 के अंदर उत्तरी इंग्लैंड के अंदर स्कॉटन और डार्लिंगटन के बीच में चले गए। उसके बाद रेलवे ने 19वीं सदी में सबसे लोकप्रिय और सबसे तेज परिवहन का रूप बन गया। आज वर्तमान में देखे जाए, रेलवे सबसे महत्वपूर्ण परिवहन का साधन बन गया। क्यों? इसका मुख्य कारण कि लंबी दूरी की यात्रा करनी हो तो हर कोई रेलवे के अंदर ही यात्रा करना पसंद करेगा। आप कह सकते हैं वायु परिवहन बिल्कुल है लंबी दूरी के लिए, लेकिन उसमें इसका मूल्य अधिक चुकाना पड़ता है, इसलिए हर एक किसी के संभव नहीं हो पाता है। दूसरा, भूमि परिवहन के रूप में नए विकास के रूप में अपन पाइपलाइन और केबल परिवहन के रूप में शामिल। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं भूमि पर पाइपलाइन के माध्यम से जल घर घर पहुंचाया जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी परिवहन के माध्यम से ही पहुंचाया जाता है। अब सबसे पहले अपन देखेंगे सड़कों के बारे में। सड़कें में किस प्रकार से परिवहन किया जाता है। सड़कें रेलवे की तुलना में कम दूरी के लिए सड़क परिवहन का उपयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, आप अपने गांव से एक गांव से दूसरे गांव की ओर जाना तो किसका उपयोग करेंगे? सड़क परिवहन का उपयोग करोगे आप, क्या रेलवे का? सड़क परिवहन का उपयोग करेंगे। क्यों? रेलवे हर गांव, हर ढाणी, हर कस्बे के अंदर पहुंच नहीं हो सकती, लेकिन सड़क हर गांव, हर ढाणी तक पहुंच हो सकती है। साथ में सड़क जो है हर घर के पास पहुंच सकती है, हर घर के द्वार पर पहुंच सकती है। सड़क माल से माल परिवहन का महत्व ज्यादा बढ़ रहा है। यह डोर टू डोर सेवा प्रदान करता है। मुख्य रूप से ध्यान देना, सड़क परिवहन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डोर टू डोर सेवा प्रदान करता है। रेलवे से द्वारा परिवहन या वायु द्वारा परिवहन तो हो जाएगा, लेकिन रेलवे द्वारा परिवहन केवल रेलवे स्टेशन तक ही संभव हो सका, लेकिन घर तक पहुंचाने के लिए हमें सड़क का ही उपयोग करना ही पड़ेगा। बिना सड़क के हम परिवहन को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं वायु परिवहन, सड़क और रेलवे परिवहन को पूरा करने का माध्यम केवल और केवल सड़क परिवहन ही है। बरसात के मौसम में कच्ची सड़कें चलने लायक नहीं होती हैं। ऐसी स्थिति में भारी बारिश और बाढ़ के दौरान सड़कें टूट फूट जाती हैं, उपयोग के योग्य नहीं रह पाती। दुनिया में कुल योग्य सड़कों की लंबाई के लगभग 15 मिलियन किलोमीटर है। 15 मिलियन अर्थात 150 लाख किलोमीटर। 1 मिलियन बराबर 10 किलोमीटर।
तो 15 मिलियन कितने हो गए? 150 लाख किलोमीटर है, जिसमें उत्तरी अमेरिका, ध्यान देना, उत्तरी अमेरिका का हिस्सा कितना है? 33% हिस्सा अकेले एक ही महाद्वीप रखता है। सड़क परिवहन में आप देखते हो कई प्रकार के मार्ग होते हैं, जैसे स्टेट हाईवे। अपने गांव से कौन सा हाईवे गुजर रहा है आपको पता है? साथ में और नेशनल हाईवे। हमारे गांव में कौन सा हाईवे निकल रहा है? स्टेट हाईवे। जैसे अपन देखिए अपने स्कूल के सामने से, हमारे स्कूल सामने से स्टेट हाईवे निकल रहा है। और ये नेशनल हाईवे राष्ट्र देश के विभिन्न प्रमुख महानगर होते हैं, उन महानगरों को जोड़ने का काम करता है। स्टेट हाईवे किसी राज्य के प्रमुख नगर या जिला को जोड़ने का कार्य करते हैं। राजमार्ग, राजमार्ग का तात्पर्य यहाँ पर महामार्ग अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग से तात्पर्य। ये जो दूर दूर के स्थान को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती है, ये इनकी 80 मीटर चौड़ी होती हैं, जो अलग अलग लेन में हो सकती है। जैसे मैं बताऊं आपको, 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन के रूप में हो सकती है। 4 लेन का तात्पर्य है 2 आने के लिए और 2 जाने के लिए। 6 लेन, एक तरफ 3 लेन होगी, दूसरी तरफ 3 लेन होगी। इसके साथ में इन राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर पुल भी होंगे और साथ में कहीं फ्लाईओवर भी होता है, ताकि उन राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिना किसी रुकावट यातायात किया जा सके। जैसे आप देखते हो कई प्रकार के, हम यहाँ से स्टेट हाईवे से बाहर निकलते हैं, अपने गांव से बाहर निकलते ही हमें एक पुल नजर आता है। वो क्यों बनाया? क्योंकि उस हाईवे के ऊपर किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न हो, किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न हो, इसलिए इन हाईवे के ऊपर विभिन्न प्रकार के पुल बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के फ्लाईओवर बनाए जाते हैं, और जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उस राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बिल्कुल सुगमता से हो सके, वो भी निर्बाध रूप से बिना किसी रुकावट के हो सके। विकसित देशों में प्रत्येक शहर और बंदरगाह राजमार्गों के माध्यम से जुड़े होते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर हमारे देश के अंदर नेशनल हाईवे विभिन्न प्रकार के जो महानगर है, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, इनको जोड़ने का माध्यम नेशनल हाईवे। ये नेशनल हाईवे हमारे प्रमुख महानगरों को जोड़ने का कार्य करता है। हम नेशनल हाईवे उत्तरी अमेरिका के अंदर बात करें, यहाँ पर राजमार्ग का लगभग कितना है? 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर, अर्थात 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा अगर कोई क्षेत्रफल हो, तो उस क्षेत्रफल के अंदर लगभग 0.65 अर्थात 65,650 मीटर लंबा राजमार्ग यहां पर पाया जाता है उत्तरी अमेरिका के अंदर। ये जो मुख्य रूप से प्रशांत तट, पश्चिमी भाग में स्थित अटलांटिक महासागर के पूर्वी, पश्चिम और पूर्वी भाग को जोड़ने का कार्य करता है। अभी हम नक्शे में बताऊंगा आपको, मैप के अंदर बताऊंगा आपको कि महासागर का कौन सा भाग पश्चिमी तट और उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट, ये दोनों मार्ग, दोनों ही तट उत्तरी अमेरिका के अंदर नेशनल हाईवे मार्ग से है जुड़े हुए हैं। अब यही से देखिए कनाडा के अंदर, कनाडा में के दक्षिण में स्थित मेक्सिको शहर आपस में जुड़े हुए हैं। साथ में ट्रांस कनाडाई राजमार्ग, ब्रिटिश कोलंबिया उसके पश्चिमी तट और न्यू फाउंडलैंड जो पूर्वी तट हैं वो आपस में जोड़ने का काम करते हैं। अलास्का के राजमार्ग में कनाडा, एंकोरेज, ये जोड़ने का काम करता है। मैं आपको नक्शे के माध्यम से बताऊं आपको, मैं ये देखिए, ध्यान देना, अभी हमने उत्तरी अमेरिका पढ़ा, ये देखिए, ये मोटा मोटा ये उत्तरी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का ये प्रशांत महासागर का ये तट और ये तट, इस तट को जोड़ने का काम कौन करता है? नेशनल हाईवे काम करता है। अब हमने देखा कनाडा, ये है कनाडा, ये जो है ये आपको नक्शा में दिखाई दे रहा है, ये पूरा कनाडा है। ये जो पूरा कनाडा है, इस कनाडा में देश के अंदर विभिन्न प्रकार के एक नेशनल हाईवे यहां से लगेगा पूरे दक्षिण में मैक्सिको तक जोड़ता है। तो कनाडा में हमने देखा राजमार्ग में। यूरोप के अंदर वाहन, बड़ी संख्या में वाहन और अच्छी तरह से विकसित राजमार्ग का एक नेटवर्क फैला हुआ। रूस के अंदर देखें तो यूराल, पश्चिम में औद्योगिक क्षेत्र,
को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा सघन राजमार्ग नेटवर्क विकसित किया गया है, जिसका केंद्र मास्को है। मास्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग है। हम नक्शे में देखें अपन, ये रूस, इसके अंतर्गत मास्को, यहां से बड़ा पूरा एक बड़ा सा राष्ट्रीय राजमार्ग निकलता है यहां। ये मैंने आपको विभिन्न देशों में के अंदर, कनाडा के अंदर आपको बताया, मैंने आपको अमेरिका के, यूएसए के अंदर बताया, रूस के अंदर बताया, और यूरोपीय देशों में भी बड़ा नेटवर्क सघन जाल इसका बिछा हुआ है। अब हम इसको देखेंगे चीन के अंदर। चीन के अंदर भी राजमार्ग, प्रमुख प्रमुख शहर, चीन के प्रमुख शहर सुंगतो अर्थात ये वियतनाम सीमा पर स्थित है, शंघाई और जांगजोउ और बीजिंग इत्यादि शहरों को जोड़ने का काम ये करता है। अफ्रीका के अंदर देखें तो अल्जीरियस को गिनी और कोनार्की को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये सार देखिए इसमें। चीन अभी हमने पढ़ा, ये आप पर देखिए, ध्यान देना। चीन के अंदर ये चीन, चाइना के अंदर चीन के अंदर विभिन्न प्रकार आपने देखे हैं। ये चीन विभिन्न प्रकार के शहर, ये शंघाई, यहां से बिल्कुल प्रमुख शहरों को जोड़ने का काम ये राष्ट्रीय राजमार्ग करते हैं। अफ्रीका के अंदर भी ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप, इस महाद्वीप में भी राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बिछा हुआ है। भारत के अंदर बात करता, विभिन्न देशों के अंदर अपन राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की। भारत के अंदर देखिए कि क्या स्थिति है। भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए कई राजमार्ग बनाए गए। सबसे सबसे बड़ा राजमार्ग वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, ध्यान देना इस बात को, नेशनल हाईवे 7, जो देश का सबसे बड़ा लंबा राजमार्ग है। ध्यान दें सभी, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 7 नंबर, नेशनल हाईवे नंबर 7। 4 महानगर कौन कौन से? दिल्ली, नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद। इनको जोड़ने के लिए एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाए गए हैं, GQ, जिसे अपन कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। ये स्वर्णिम चतुर्भुज मुख्य रूप से चारों महानगर कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई और कोलकाता। इन चारों महानगरों को आपस में जोड़ने का काम कौन सा कर रहा है? स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, एक योजना है, उस योजना के तहत जोड़ना काम करता है। देखिए अपन स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में अपन देखते हैं। देखिए मैप के अंदर देखिए ये स्वर्णिम चतुर्भुज, ये जो रेड मार्क आपको दिख रहा है, ये वाला, ये स्वर्णिम चतुर्भुज। जो लाल आपको दिखाई दे रहा है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग, ये योजना जो है स्वर्णिम चतुर्भुज। यहां पर दिल्ली, ये मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन चारों मुख्य नगरों को, इन चारों राजमार्गों को जोड़ने का काम यही करता है। ध्यान देना, यह है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इन चारों को राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज के माध्यम से जोड़ा गया। स्वर्णिम चतुर्भुज सबसे भारत की सबसे, स्वर्णिम चतुर्भुज ध्यान देना, GQ जिसे शॉर्टकट में लिखते हैं, GQ के रूप में संबोधित किया जाता है। GQ अर्थात गोल्डन क्वाड्रिलेटर। इस गोल्डन क्वाड्रिलेटर भारत की सबसे लंबी सड़क परियोजना है। यह दुनिया की 5वीं सबसे लंबा राजमार्ग है। यह प्रमुख 4 शहर अभी आपको बताया मैंने, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको जोड़ने का काम करता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 5,846 किलोमीटर लंबा है। अब देखिए सीमा सड़क, सीमा सड़कें जो देश की जो बॉर्डर होती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है, उस अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ बनी सड़कों को सीमा सड़कें कहा जाता है। जैसे भारत की बात करें, मैं भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो ये ध्यान देना, यहां पर
यह अंतरराष्ट्रीय सीमा, यहाँ पर पाकिस्तान एक देश लगता है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के यहाँ पर नेपाल, यहाँ भूटान, यहाँ पर बांग्लादेश। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा, यहाँ सीमा के पास पास में जो सड़कें बनाई जाती हैं वो सीमा सड़कें कहलाती हैं। इस बात को ध्यान दें, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पास में जो सड़कें बनती हैं वो अंतरराष्ट्रीय सड़कें कहलाती हैं। ये सड़कें प्रमुख शहरों के साथ साथ दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को एकत्रित करने, उनको रक्षा प्रदान की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और साथ में विभिन्न देशों के सीमावर्ती गांवों में सैन्य शिविरों को, सीमा सड़कों, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पास में सैन्य शिविर लगे होते हैं, उन सैन्य शिविरों तक माल पहुंचाने और इन सीमाओं के पास में छोटे छोटे जो गांव लगे होते हैं, इन गांवों में माल पहुंचाने के लिए ऐसी सड़कें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। अब हम आगे देखेंगे दूसरा सड़क परिवहन का दूसरा माध्यम अपन देखेंगे रेलवे। सबसे महत्वपूर्ण रेलवे जो परिवहन का साधन है, इसके अंतर्गत हम रेलवे के अंदर भारी माल और लंबी दूरी पर यात्रा करने के लिए भूमि परिवहन का, स्थल परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है रेलवे। रेलवे के बारे में अपन विभिन्न देशों के अंदर रेलवे की स्थिति क्या है वो अपन देखिए। सबसे पहले देखें यूरोप के अंदर। यूरोप में विश्व का सबसे सघन रेल नेटवर्क। बेल्जियम में प्रत्येक 6.5 वर्ग किलोमीटर के लिए क्षेत्र के लिए 1 किलोमीटर लंबा रेलवे घनत्व है, जो सबसे विश्व में सबसे उच्चतम घनत्व है। इसमें कई देश रेल यात्री परिवहन और माल ढुलाई का महत्वपूर्ण साधन है। लंदन और पेरिस दो ऐसे शहर हैं जहां पर भूमिगत रेलवे हमें देखने को मिलते हैं। हाँ देखिए, लंदन और पेरिस में भूमिगत रेलवे सबसे महत्वपूर्ण है। इंग्लैंड के अंदर यूरोटनल्स ग्रुप द्वारा, यूरोटनल अर्थात यूरोपीय संघ द्वारा रेलवे एक टनल का संचालन किया जाता है, जो लंदन को पेरिस से जोड़ने का काम करता है। ये भूमिगत जो टनल है, भूमिगत टनल के रूप में जोड़ता है। अब आगे देखते हैं अपन रूस के अंदर। अभी आपको सारे मैप के माध्यम से साहब मैं आपको रेलवे के मार्ग आपको बताऊंगा मैं कि रेलवे में किस प्रकार से आपस में एक दूसरे जुड़े हुए हैं, सभी आपको इस मैप के माध्यम से। रूस के अंदर देश का कुल परिवहन जो है वो लगभग 90% जो परिवहन किया जाता है वो रेलवे के माध्यम से ही किया जाता है। रूस में यूराल के पश्चिम में एक बहुत बड़ा संघन घना नेटवर्क स्थापित किया कर रहे हैं। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में कुल रेलवे नेटवर्क, जो विश्व का रेलवे जो नेटवर्क है उसका 40% उत्तरी अमेरिका में स्थित है। यहाँ पर विभिन्न उत्तरी अमेरिका के विभिन्न शहर, कनाडा के औद्योगिक प्रदेश और विभिन्न शहरों को आपस में जोड़ने का काम करता है। कनाडा में रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात इस कनाडा के अंदर रेलवे का जो परिवहन किया जाता है वो सरकार के माध्यम से ही किया जाता है। भारत में भी रेलवे का परिवहन सरकार के माध्यम से ही किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर रेलवे जो परिवहन जो किया जाता है पर्थ से सिडनी तक, अर्थात ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम से पूरी जो सीमा है उस सीमा को जोड़ने का काम करता है। दक्षिण अमेरिका की बात करें, दक्षिण अमेरिका में रेलवे नेटवर्क अर्जेंटीना के पंपास से ब्राजील के कॉफी क्षेत्रों से आपस में जोड़ता है। कुल लंबाई जो है वो 40% हिस्सा जो है अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में विभिन्न देश जो पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबो और वेनेजुएला में बंदरगाहों के आंतरिक एक छोटी सिंगल ट्रैक के माध्यम से रेलवे लाइन आपस में जोड़ा गया है। एशिया के अंतर्गत बात करें अपन, एशिया में चीन, जापान और भारत में ये जो है वो घनी आबादी के देश हैं। इनमें रेलवे नेटवर्क भी घना है। अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका बहुत बड़ा महाद्वीप है लेकिन केवल और केवल 40,000 किलोमीटर ही रेलवे लाइन है वहां पर फिर भी उसमें से
केवल दक्षिणी अफ्रीका में 18,000 किलोमीटर का रेलवे केवल दक्षिण अमेरिका के अंदर, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर ही स्थित है। अंतरमहाद्वीपीय रेल मार्ग, अंतरमहाद्वीपीय रेल मार्ग अर्थात ये पूरे महाद्वीप के अंदर चलते हैं। अंतरमहाद्वीपीय का अर्थ है रेल मार्ग पूरे महाद्वीप में चलते हैं, इसके दोनों सिरों को जोड़ते हैं, जिसका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबे समय तक चलने की सुविधा किया गया। अर्थात जैसे कोई देश है, जैसे मैं आपको बात करूं, एक कोई देश है ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अंतरमहाद्वीपीय रेल मार्ग करते हैं कि ये जो हिस्सा है पश्चिम हिस्सा, इस हिस्से को यहां से यहां तक जोड़ने, पूरे महाद्वीप को जोड़ने का काम करता है, फिर अंतरमहाद्वीपीय रेल मार्ग कहलाता है। अब देखिए, अब हम बड़े बड़े रेल मार्ग की बात करते हैं। रूस का ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ये जो है देखिए, यहां से ध्यान देना इस नक्शे के अंदर, सेंट पीटर्सबर्ग यहां से जो चलते हैं वो पूरे रूस के इस कॉर्नर से लगाकर रूस के इस हिस्से तक पूरे हिस्से को आपस में जोड़ने का काम करता है। इस प्रकार से रूस का जो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है, ये विभिन्न शहर सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को और इधर ब्लादोविस्की को आपस में जोड़ने का काम करता है। दूसरा देखिए, कनाडा में ट्रांस कनाडाई रेलवे मार्ग, ये भी अंतरमहाद्वीपीय रेलवे मार्ग है, जो कनाडा के वैंकूवर से होता हुआ विभिन्न प्रकार के शहरों को जोड़ते जोड़ते बिल्कुल यहां से होता हुआ सिडनी, यहां पर एक देश है, सिडनी से हैलिफैक्स तक जोड़ने का काम करता है। तीसरा रेल मार्ग है यूनियन और पैसिफिक रेल मार्ग, यह अटलांटिक तट पर न्यूयॉर्क को क्लीवलैंड, शिकागो, इवांस, ओगेन और सैक्रामेंटो से गुजरता है, जो कि प्रशांत महासागर के सैन फ्रांसिस्को तक जोड़ता रहता है। चौथा सबसे बड़ा मार्ग है ओरिएंट एक्सप्रेस, जो पेरिस से इस्तांबुल तुर्की, स्ट्रासबर्ग, म्यूनिक, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड से होते हुए पेरिस से स्टार्ट होता है और यहाँ पर सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड को आपस में जोड़ने का काम करता है। इस रेल मार्ग के अंदर पनीर, बेकन, जई, शराब, फल और मछली इत्यादि माल परिवहन किया जाता है। एक है ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कनाडाई, ये अभी आपको बताया कि जैसे ऑस्ट्रेलिया का ये पर्थ, इस पर्थ को सिडनी अर्थात पश्चिमी हिस्से से पूर्वी हिस्से तक ये ट्रांस साइबेरियन ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल आप एक रेलवे मार्ग है, जो इस पूरे महाद्वीप को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जोड़ने का काम करता है। तो इस प्रकार से हमने रेलवे मार्ग के बारे में अपने जाना और सड़क मार्ग के बारे में जाना। तो आज अपन इस क्लास को यही पहले भाग के रूप में समाप्त करते हैं। तो आज हमने इस परिवहन के रूप में मुख्य रूप से परिवहन के 4 साधन अपने पढ़े, स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग और पाइपलाइन मार्ग। उसमें से अपन ने स्थल मार्ग के बारे में जानकारी, स्थल परिवहन के रूप में हमने सड़कें, सड़क और रेलवे के बारे में अपने जानकारी प्राप्त की। अगले पार्ट में लिखाऊंगा जल्दी ऑनलाइन के रूप में, उसमें अपन जल परिवहन और वायु परिवहन और पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से किस प्रकार से परिवहन किया जाता है वो अपन पढ़ेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी इसका दूसरा पार्ट लिखूंगा। थैंक यू।